हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरदालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे इस विषय पे हम बात करने वाले हैं, वो संबंधित है एक मिस्टीरियस फॉल फ्रॉम स्काई से। अब ये क्या होता है? दरअसल दोस्तों, गुजरात के कुछ गाँवों के अंदर आसमान से कुछ रहस्यमयी धातु के गोले आकर के गिरे हैं। ब्लैक मेटल बॉल्स फॉल फ्रॉम स्काई। तो अपने आप में एक बड़ी विचित्र घटना जो है वो कुछ दिन पहले सामने आई है। गुजरात के आनंद जिले के कुछ गांवों में मेटल की बॉल्स जो है वो आकर के गिरी हैं। धातु की बॉल्स जो है वो गिरी हैं और एकाएक आसमान से ये धातु की बॉल्स जब गिरी तो सभी लोग जो है वो एकदम से घबरा गए, हैरान हो गए कि दरअसल ये हुआ क्या है। विस्तार से जानेंगे क्या है ये पूरा का पूरा मामला, कहां से आई आसमान में ये धातु की बॉल्स। दोस्तों, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आपके लिए स्टडी आईक्यू बहुत ही स्पेशल चीज लेकर के आया है। अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, सिविल सर्विसेज की तैयारी को हमेशा लाखों रुपए की फीस के साथ में जोड़ करके देखा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। स्टडी आईक्यू पर आपके लिए मात्र 9,999 रुपए में बेहतरीन कोर्स जो है वो लाया गया है। दोस्तों, एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा कंप्लीट प्रेपरेशन को जो है वो यहाँ पर आप कर पाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो रहा है। हर चीज जो है वो यहाँ पर कवर की जाएगी। इस कोर्स की मदद से यहाँ पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन प्रीलिम्स मेंस की कराई जाएगी। किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, करंट अफेयर्स इंक्लूडेड होंगे, हर एक सब्जेक्ट यहाँ पे कवर किया जाएगा। आपको इस कोर्स में एनरोल करना है और अपनी प्रिपरेशन जो है वो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। इस कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ फ्लैश, इस कोड का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि इस कोड की मदद से आपको मैसिव डिस्काउंट जो है वो स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे मिलेंगे। तो हाल ही में एक रहस्यमय घटना जो है वो हुई है गुजरात के आनंद जिले में। गुजरात के आनंद जिले में वहां रहने वाले लोग जो है वो उस समय एकदम से हैरान हो गए जब आसमान से एकाएक धातु के गोले गिरना शुरू हो गए। साइज में बड़े विशालकाय धातु के गोले जो हैं वो आनंद जिले के भालेज, खम्बलोज और रामपुरा गांव में 12 मई की शाम को गिरना शुरू हुए। एकाएक ये धातु के गोले जो है वो नीचे गिरना शुरू हुए। लोग परेशान थे, डरे हुए थे, ये दरअसल हो क्या रहा है। दोस्तों, इस तरीके के काफी सारे गोले जो है वो इन गांव के क्षेत्रों में गिरना शुरू हो गए। ये बॉल्स जो है ये सिर्फ गुजरात ही नहीं, आसपास के इलाकों में भी, आनंद जिला ही नहीं उसके आसपास के इलाकों में भी इस तरीके के मेटल बॉल्स जो है वो पाए गए। इसमें उमरेठ है, नादियाड है, ये गांव जो है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के ये गांव है। इसके अलावा 3 गांव आनंद जिले के, यहाँ पर ये सारे के सारे इलाके जो है वो आपस में 150 से 200 किलोमीटर के दायरे में आते हैं और यहाँ पर ये चीजें जो हैं वो हुई। लोग एकदम से हैरान थे, डरे हुए थे। दोस्तों, और छोटे भी नहीं, ऐसा नहीं है कि छोटे छोटे धातु के गोले थे, बड़े बड़े गोले, करीब 5 किलोग्राम तक वजन एक एक गोले का था। आप समझ सकते हैं कि एकदम से आसमान से एक बड़ा सा गोला जो है वो आकर के गिरता है, और गोला कितना बड़ा, कम से कम 5 किलो का। इन सभी को अब संदेह ये है कि ये स्पेस डेब्रिस है, ये अंतरिक्ष का कचरा है। ये क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। दरअसल क्या होता है, आप सभी जानते हैं, हमारी अर्थ के आसपास बहुत सारी सैटेलाइट्स जो है वो मूव कर रही हैं। इन सैटेलाइट्स में से बहुत सारी सैटेलाइट्स ऐसी हैं जो अपना लाइफ स्पैन पूरा कर चुकी हैं, यानी कि जितने समय के लिए उनको काम करने के लिए बनाया गया था वो समय अब पूरा हो चुका है और अब ये सैटेलाइट्स जो है वो यूज में नहीं है। इनमें से बहुत सारी सैटेलाइट्स जो है वो या तो टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं, और छोटे छोटे टुकड़े जो है वो यहाँ पर घूमते रहते हैं। ये जो है ये कहलाता है अंतरिक्ष का कचरा या स्पेस डेब्रिस। जैसे ये घटना हुई तो भारत की ओर से अभी कोई आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं आई है कि क्या दरअसल एक्चुअल में ये क्या फिनोमिना था, क्या ये पूरा का पूरा मसला जो है वो हुआ। लेकिन एक एस्ट्रोनॉमर जो हार्वर्ड स्मिथसोनियन सेंटर फॉर एस्ट्रोफिजिक्स में काम करते हैं, उन्होंने ट्वीट करके ये जानकारी दी कि हो सकता है ये चाइना के एक ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल के टुकड़े। दोस्तों, ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल क्या होता है? किसी भी सैटेलाइट को स्पेस तक पहुंचाने के लिए एक लॉन्च व्हीकल, एक प्रक्षेपण यान का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, प्रक्षेपण यान क्या है? प्रक्षेपण यान को आप ऐसा समझ सकते हैं, ये एक प्रकार का वाहन है, एक व्हीकल है, जिसके ऊपर बैठ करके सैटेलाइट जो है वो धरती से अंतरिक्ष तक जाता है। तो किसी भी सैटेलाइट को अंतरिक्ष तक पहुंचाने के लिए जिस मीडियम का, जिस व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता है उसे लॉन्च व्हीकल कहा जाता है, प्रक्षेपण यान कहा जाता है। तो स्मिथसोनियन सेंटर ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में मौजूद एक एस्ट्रोनॉमर ने जानकारी दी है कि प्रोबेबिलिटी है कि ये चाइना की ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल, जिसका नाम है चांगजेंग 3B सीरियल Y86, इस लॉन्च व्हीकल के टुकड़े हो सकते हैं।
ये उन्होंने कैसे बताया दोस्तों? उनका कहना था कि यूएस स्पेस फोर्स का जो डेटा है, इसके अनुसार पृथ्वी पर अंतरिक्ष से वापस आने वाला ऑब्जेक्ट जो भारत के पास से होकर के गुजर रहा था या भारत के करीब एटमॉस्फेयर में एंटर कर रहा था, वो यही लॉन्च व्हीकल था। यानी कि उन्होंने कहा कि देखिए, अब ये मेटल पीसेस थे, यानी कि किसी ऑब्जेक्ट के होंगे, ये आसमान से कैसे आए? दरअसल उनका कहना था कि जो यूएस स्पेस फोर्स है, उसकी इंफॉर्मेशन के अनुसार भारत के करीब वाले रीजन में चाइना के इस चैंगजेंग लॉन्च व्हीकल ने वापस जो है एटमॉस्फेयर में एंटर करना था, और एटमॉस्फेरिक ड्रैग के कारण ये टुकड़े जो है वो गुजरात रीजन में आकर के गिरे हैं। ये पूरा का पूरा मामला जो है वो सामने आया दोस्तों। जो आनंद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके द्वारा भी इन टुकड़ों की फॉरेंसिक जांच जो है वो शुरू हो गई है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो फिजिक्स रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद और इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के साथ प्रॉपर टच में है, ताकि इस बात की पुष्टि हो सके कि वाकई ये टुकड़े जो है वो स्पेस डेब्रिस है और चाइना के इस लॉन्च व्हीकल के टुकड़े जो हैं टूट करके इन एरियाज में गिरे हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम बार-बार शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पेस डेब्रिस, अंतरिक्ष का कचरा, अंतरिक्ष का मलबा। क्या होता है ये स्पेस डेब्रिस? दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया, हमारे अंतरिक्ष में बहुत सारे मैन मेड चीजें मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले तो आती हैं सैटेलाइट्स। अब ऐसा तो है नहीं कि सैटेलाइट जो है वो हमेशा फॉर एवर के लिए बनाया जाता है। हर सैटेलाइट का एक टाइम पीरियड होता है। आपने ये तो सुना होगा कि सैटेलाइट जो है वो लॉन्च किया और वो अर्थ के आसपास घूमना शुरू हो गया। कभी आपने ये सुना है कि एक सैटेलाइट जो है वो वापस अंतरिक्ष से आसमान पे आ गया? दोस्तों, ऐसी टेक्नोलॉजी भी हमारे पास नहीं है कि हम आसमान से सैटेलाइट को वापस ला सके। यानी कि इवन दो वो सैटेलाइट जो है अब काम करना बंद भी हो गया, उसका जो अवधि थी काम करने की वो खत्म भी हो चुकी है, स्टिल दैट सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ। अब क्या हो रहा है कि वो और सैटेलाइट जो है वो पृथ्वी के आसपास चक्कर लगा रहा है। हालांकि उसका कोई वहां पर काम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वी कैन नॉट ब्रिंग इट बैक। अब उसकी जगह पे एक नया सैटेलाइट जाएगा। दोस्तों, अगर आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी अगर आपने यूपीएससी के लिए पढ़ी है, तो आपने उसमें देखा होगा किस तरीके के अलग अलग प्रकार के हमारे पास सैटेलाइट्स है। नेविगेशनल सैटेलाइट्स होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स होते हैं। तो हर एक देश से अलग अलग प्रकार के बहुत सारे सैटेलाइट्स जो हैं वो अंतरिक्ष के अंदर मौजूद है। ये यूज सैटेलाइट जिनका टाइम पीरियड खत्म हो गया, इसके अलावा स्टेजेस ऑफ रॉकेट्स। दोस्तों, स्टेजेस ऑफ रॉकेट क्या होता है? रॉकेट या लॉन्च व्हीकल जो इन सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष तक लेकर के जाता है। दोस्तों, स्टेजेस को आप फ्यूल टैंक्स की तरह समझ सकते हैं। मैं जल्दी से आपको बताने की कोशिश करूंगा। होता क्या है दोस्तों, मान लीजिए ये एक लॉन्च व्हीकल है, इस तरीके का होता है लॉन्च व्हीकल। यहां पर लॉन्च व्हीकल के अंदर अलग अलग फ्यूल टैंक्स जो है वो बनाए होते हैं। क्यों? दोस्तों, एक प्रॉब्लम सामने आती थी, अब जब भी हमें अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी जाना है, यानी कि पृथ्वी से बाहर की ओर जाना है, तो हमेशा एक ग्रेविटेशनल पुल जो है वो हमको यहाँ पर वापस पृथ्वी की ओर खींचेगी। इसको ओवरकम करने के लिए सबसे इजीएस्ट वे होता है कि जितना लाइट वेट ऑब्जेक्ट हो वो इतना इजीली पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम करता हुआ पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बाहर चला जाएगा। अब जब भी एक लॉन्च व्हीकल जो है वो लॉन्च होता था, एक रॉकेट लॉन्च होता था, इसके अंदर फ्यूल जो है वो मौजूद रहता था। जैसे जैसे ये रॉकेट अपना जर्नी पूरी करता जाता था, ये फ्यूल खत्म होता जाता था। फ्यूल खत्म हो रहा है, लेकिन जहां पर ये फ्यूल मौजूद था वो टैंक जो है वो साथ में। अब देखिए दोस्तों, इस पूरी की पूरी जर्नी में उस खाली टैंक का कोई भी काम नहीं है, क्योंकि उसका काम सिर्फ इतना था, उसको फ्यूल को होल्ड करना था, और वो फ्यूल अब यूज हो गया है। लेकिन फिर भी इस एयर रॉकेट को बिना किसी कारण के ये खाली फ्यूल टैंक जो है वो उठा करके लेके जाना है, जिससे इसका वेट जो है वो बढ़ रहा है। और ये कहीं ना कहीं जो हमारा पर्पस था उसको डिफाई करता था। इस वजह से ये चीज जो है डिजाइन की गई, इसको कहा गया स्टेजेस ऑफ रॉकेट। तो स्टेजेस में क्या किया जाता है, फ्यूल टैंक्स को अलग अलग चैम्बर्स में बना दिया जाता है। जैसे मान लीजिए 1 2 3, सबसे पहले स्टेज 3 का फ्यूल बर्न होगा, और ये फ्यूल टैंक जो है वो इस रॉकेट से अलग होकर के वापस पृथ्वी पर आ जाएगा। थोड़ी देर बाद जब सेकंड स्टेज का फ्यूल बर्न होगा, ये सेकंड स्टेज अलग हो जाएगी। ऐसे करते करते फाइनल स्टेज पे जब एटमॉस्फेयर में ये रॉकेट जो है वो एंटर कर जाता है, जो लास्ट स्टेज होती है, क्योंकि वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, तो ये लास्ट स्टेज जो है ये एटमॉस्फेयर में ही रह जाती है। अब इसका वहां पर कोई काम नहीं है, लेकिन अगेन ये भी जंक है, ये भी डेब्रिस है। तो जो सैटेलाइट जिनका समय पूरा हो चुका है, इसके अलावा स्टेजेस ऑफ रॉकेट्स, ये सब चीजें जो है ये स्पेस में जंक है, कचरा है, और ये वहां पर गोल गोल घूमे जा रही है। इस वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों? प्रॉब्लम ये आ रही है कि आज पृथ्वी के इर्द गिर्द
रियल टाइम यूज वाली, यानी कि जो अभी सैटेलाइट्स काम कर रही हैं, और स्पेस डेब्रिस जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि इनकी आपस में कोलिजन की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये सारा का सारा जंक यहीं जमा है। बहुत सारे देश बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, पुराने सैटेलाइट्स खराब हो रहे हैं, रॉकेट स्टेजेस हैं, ये सब चीजें जो है वो आसपास पृथ्वी के घूम रही हैं, ये डेब्रिस है दोस्तों। अगर इसमें से एक भी टुकड़ा दूसरे से टकराता है तो काफी ज्यादा नुकसान जो है वो हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा इशू जो है वो स्पेस डेब्रिस का है। स्पेस डेब्रिस जो है वो ग्लोबल थ्रेट पोज करता है स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजीज को। आप सभी जानते हैं, आज हम कम्युनिकेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, वेदर के लिए, क्लाइमेट मॉनिटरिंग आदि के लिए सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ सभी चीजों में ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये नहीं है कि सैटेलाइट पे बैठ के हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। इसका अर्थ जो है आपका गूगल मैप्स, आपका आईएनएस नाविक जो सैटेलाइट की मदद से आपको रास्ता दिखाता है। तो ये सारी की सारी सर्विसेज जो है वो स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं। लेकिन स्पेस डेब्रिस जो है इन सारी की सारी स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजीज के लिए एक बड़ा थ्रेट है, क्योंकि ये सारी की सारी स्पेस बेस्ड टेक्नोलॉजी है, सारी की सारी सर्विसेज जो है वो हमें मिल रही है सैटेलाइट्स के माध्यम से। और ये स्पेस डेब्रिस जो है वो इस सैटेलाइट के लिए बड़ा खतरा है, जिस वजह से अगर इस पे कोई भी तुरंत एक्शन जो है वो नहीं लिया गया तो ये सिर्फ एक देश ही नहीं, ग्लोबली जितने भी अलग अलग देशों के स्पेस प्रोग्राम्स हैं उन सभी को खतरे में डाल देगा। दोस्तों, अगर बात की जाए कितना ज्यादा स्पेस डेब्रिस स्पेस में है, तो करीब 5 लाख से लेकर के 1 मिलियन पीसेस तक हो सकते हैं, विच ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 28,162 किलोमीटर पर आवर। दोस्तों, यहां पर एक चीज समझने की जरूरत है। आपने एक कंसेप्ट जो है वो पढ़ा होगा मोमेंटम का, विच इज नोन एज मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट कितनी फोर्स के साथ या कितने मोमेंटम के साथ मूव कर रहा है, ये कैसे डिफाइन होगा? उस ऑब्जेक्ट का मास मल्टीप्लाई बाय उसकी वेलोसिटी। मैं ये आपको क्यों समझा रहा हूं दोस्तों? इस समझाने के पीछे कारण ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई छोटा सा टुकड़ा है तो उससे किसी को खतरा नहीं होगा, क्योंकि छोटे टुकड़े का मास बेशक कम हो लेकिन वो इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जिस वजह से अगर वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ टकराता है तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा, एक बड़ा मोमेंटम जो है उसके ऊपर पड़ेगा, जिस वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो सकता है। और यही थ्रेट जो है ये सभी सैटेलाइट्स को, सभी स्पेस प्रोग्राम्स को जो है वो आज फेस करना पड़ रहा है। दोस्तों, एक इमेज के माध्यम से आप देख सकते हैं कि 1957 में किस तरीके से स्पेस डेब्रिस था और ग्रेजुअली 2018 तक इतना ज्यादा स्पेस डेब्रिस था, और हो सकता है 2030 में इस स्पेस डेब्रिस की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ जाए। ये स्पेस डेब्रिस की प्रॉब्लम जो है, इट गिव्स राइज टू अ फिनोमेना नोन एज केज़लर सिंड्रोम। ये केज़लर सिंड्रोम क्या है दोस्तों? केज़लर सिंड्रोम एक थ्योरी है जो कि नासा के एक साइंटिस्ट डोनाल्ड जे केज़लर ने 1978 में दी थी। इन्होंने कहा था कि एक कास्केडिंग कोलिजन होगा स्पेस डेब्रिस का इन लो अर्थ ऑर्बिट, यानी कि अंतरिक्ष में जो लो अर्थ ऑर्बिट है वहां पर जितना भी स्पेस डेब्रिस है, जो जंक है, उसका एक कास्केडिंग इंपैक्ट होगा। वो क्या होगा इसको समझना होगा। दोस्तों, मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ के आसपास इस तरीके से बहुत सारी सैटेलाइट्स जो है वो मौजूद है। अगर एक भी सैटेलाइट से जाकर के कोई स्पेस डेब्रिस, कोई जंग का टुकड़ा टकराता है, तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि बेशक साइज छोटा भी होगा लेकिन वेलोसिटी के कारण ये एक बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगा, इस पूरे के पूरे सैटेलाइट को ये डिस्ट्रॉय कर देगा। इट विल स्प्लिट इट इनटू पीसेस, छोटे छोटे कई टुकड़ों में सैटेलाइट को जो है ये तबाह कर देगा। और ऐसा नहीं है कि बात यहां रुक जाएगी दोस्तों, ये छोटे छोटे टुकड़े जाकर के दूसरी सैटेलाइट से टकरा सकते हैं। अब जैसे एक टुकड़ा इस सैटेलाइट से टकराया, ये सैटेलाइट जो है वो फर्दर छोटे छोटे टुकड़ों में स्प्लिट हो जाएगा, ये टुकड़े जो है वो दूसरी सैटेलाइट्स को इंपैक्ट करेंगे। और अगर ये चीज होती है तो एक चेन रिएक्शन शुरू होगा, एक कास्केडिंग इंपैक्ट होगा, जिससे एक छोटी सी कोलिजन जो है वो सारे के सारे स्पेस रिसोर्सेज को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो सामने आ रही है, इसको नाम दिया गया है केज़लर सिंड्रोम। दोस्तों, आज के समय में हमें टेक्नोलॉजी में, कम्युनिकेशन में कितनी ज्यादा मदद मिलती है सैटेलाइट्स में। तो कभी ऐसा हो कि आप सुबह उठें, आप देखें आपके फोन पे इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो आप अपने दोस्त को कॉल करके पूछे, भाई तेरा नेट चल रहा है? तो उसका भी नेट ना चल रहा हो, उसको आप कॉल ही ना कर पाए क्योंकि आपका फोन नहीं चल रहा है। उसके बाद आपको लगे कि यार फोन नहीं चल रहा, क्या दिक्कत हो गई? आप अपना टीवी ऑन करें, आपका टीवी नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे ब्रॉडकास्टिंग हो, ये सारी की सारी चीजें जो है वो सैटेलाइट से नियंत्रित है। अगर कभी केज़लर सिंड्रोम जैसा फिनोमिना होता है तो ये सारा का सारा स्पेस जो हमारा मैनोवर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और हमारी कम्युनिकेशन, हमारी नेविगेशन, हमारी ब्रॉडकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग, सब चीजें जो है वो खत्म हो जाएंगी। तो ये एक बड़ा खतरा जो है वो यहाँ पर बना है। दोस्तों, इस कार्टून में आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक
अ, अंतरिक्ष यात्री जो है वो कह रहे हैं कि 50 इयर्स अगो व्हेन आई वेंट टू स्पेस देयर एक्चुअली वाज अ स्पेस, कि जब मैं 50 साल पहले स्पेस में आया था तो इस स्पेस में एक्चुअल में स्पेस थी, लेकिन आज आप जो देख रहे हैं ये क्या है, ये स्पेस जंक है। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि जिस तरीके की घटना हमने मैंने आपको बताया कि गुजरात के कुछ गांव के अंदर इस तरीके के मेटल के टुकड़े जो है वो मिले हैं, ये पहली बार हो रहा है। भारत के अंदर पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। इसी साल अप्रैल के महीने में 6 मेटेलिक बॉल्स जो हैं वो आकर के गिरे थे, कहां पे, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, और ये भी अगेन चाइना के ही एक लॉन्ग रॉकेट 3B का पार्ट था, इसके टुकड़े थे। और अभी तक तो कोई इन टुकड़ों के गिरने से किसी प्रकार का नुकसान जो है वो नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा ऐसा हो नहीं सकता, काफी हाई प्रोबेबिलिटी होती है। पहला ऐसा इंसिडेंट जहां पर स्पेस डेब्रिस या स्पेस के टुकड़ों के गिरने की वजह से नुकसान हुआ था, वो 1978 में था, जब यूएसएसआर की एक न्यूक्लियर पावर्ड कॉस्मोस 954 सैटेलाइट जो है वो कनाडा में आकर के गिरी थी, जिसको हटाने में कई महीनों का समय लगा था। तो ये पूरी की पूरी प्रॉब्लम जो है ये सिर्फ अर्थ तक सीमित नहीं है दोस्तों, स्पेस के अंदर भी ये एक बड़ा खतरा है, क्योंकि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो स्पेस प्रोग्राम्स में खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन ये छोटे छोटे टुकड़े जो हैं इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स को एक सेकंड में बर्बाद कर सकते हैं। आई होप दोस्तों ये पूरा का पूरा आर्टिकल समझ पाए होंगे किस तरीके से आसमान से मेटल के टुकड़े जो हैं वो कुछ क्षेत्रों में गुजरात के अंदर गांव के अंदर मिले हैं। क्या ये पूरा फिनोमिना है, क्या है स्पेस डेब्रिस, क्या होता है केस्लर सिंड्रोम, इन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे थे दोस्तों। स्पेस डेब्रिस केस्लर सिंड्रोम जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं सिविल सर्विसेज यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है, आपके लिए आपकी तैयारी को अब हमने अफोर्डेबल बना दिया है। अब तैयारी हुई अफोर्डेबल, क्योंकि स्टडी आईक्यू आपको मात्र 9,999 रुपए में बेस्ट कोर्स जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें आपको हर एक चीज जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए, चाहे सिलेबस हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, सभी चीजों को देश की एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा इन डेप्थ इन डिटेल जो है वो कवर किया गया है। आप इस कोर्स की मदद से अपनी प्रिपरेशन को बहुत शानदार बना पाएंगे। मात्र 9,999 रुपए का ये कोर्स आपका आईएएस आईपीएस एसडीएम बनने का सपना जो है वो साकार करेगा। तो दोस्तों डेफिनेटली इस कोर्स में एनरोल करें। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ फ्लैश, इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। मैसिव डिस्काउंट्स आपको सभी कोर्सेज पे मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।